सो वेलकम बैक गाइस टू यूपीएससी विद मी। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अब तक हमारे टोटल 6 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी देखा, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर देखा, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी देखी, देन इट्स लिंकेजेस विद द डेवलपमेंट। देन हमने देखा रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स विद टेररिज्म पर एक स्पेसिफिक लेक्चर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर एक स्पेसिफिक लेक्चर, देन इट्स लिंकेजेस विद टेररिज्म। आज का हमारा एजेंडा है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम PYQs देखेंगे कुछ, देन हम देखेंगे उसके बेसिस पे हमारे पास कितना लेवल का कंटेंट होना चाहिए। तो पहला PYQ 2022 से 15 मार्क। What are the different elements of cyber security? Different elements पूछे हैं। Then keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy. Then keeping in view India's internal security, analyze the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks. Discuss the different types of cyber crimes, measures required to be taken to fight the menace. Data security has assumed significant importance in the digitized world due to rising cyber crimes. The Justice B.N. Sri Krishna Committee report addresses the issue related to data security. What is, in your view, are the strength and the weakness of the report relating to the protection of personal data in cyberspace? Discuss the potential threats of cyber attack and the security framework to prevent it. तो ब्रॉडली यूपीएससी किन टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि एलिमेंट्स बताओ साइबर सिक्योरिटी के। देन उसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पूछी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इम्पैक्ट बताओ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स का और फिर मेजर्स क्या हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स पूछ लिए, फिर मेजर्स पूछ लिए। देन डेटा सिक्योरिटी की बात हुई। देन जस्टिस B.N. श्री कृष्णा कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स थी। मान लीजिए आपने ये नाम नहीं भी सुना, तो कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेस जो हैं हर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में होगा। अगर डेटा प्रोटेक्शन की बात आ रही है तो हो सकता है डिजिटल इलिटरेसी होगी जो वीकनेस हो सकती है। देन लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो सकता है जो वीकनेस में आ सकता है। देन कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। देन टॉप डाउन अप्रोच हो सकता है। तो आप ये जो नॉर्मल जितने भी वीकनेस होते हैं हर किसी इंस्टीट्यूशन में, वो सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली जस्टिस B.N. श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट नहीं भी पता है तो। देन पोटेंशियल थ्रेट ऑफ साइबर अटैक पूछे एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पूछा उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो मेजरली कितने टाइप के साइबर थ्रेट्स हैं। देन मेजर्स, मतलब मेजर्स तो उसने हर क्वेश्चन में पूछा है, स्पेसिफिकली उसने पूछा है, और नहीं भी पूछा है तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले हम साइबर स्पेस देखते हैं कि साइबर स्पेस होता क्या है। तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो लेट 1980s में इंटरनेट का इमरजेंस हुआ, विच लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ साइबर स्पेस एज द 5th डोमेन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो अगर साइबर स्पेस 5th डोमेन था तो बाकी के 4 डोमेन कौन से थे? तो बाकी के 4 डोमेन थे लैंड, सी, एयर एंड स्पेस। तो साइबर स्पेस क्या क्या कंप्राइज करता है? तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? सर्वर होता है, डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप हो गया आपका, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गए, एंड मोबाइल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स और कई प्रकार के अन्य कंप्यूटर सिस्टम्स। देन कंप्यूटर नेटवर्क्स में सबने सुना है वाईफाई वगैरह, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। देन इंटरनेट थर्ड साइबर स्पेस को कंप्राइज करता है। तो नेशंस का जो साइबर स्पेस होता है वो पार्ट होता है ग्लोबल के साइबर स्पेस से। देन अनलाइक फिजिकल स्पेस, साइबर स्पेस इज अनोनिमस एंड बॉर्डरलेस। तो साइबर स्पेस का कोई बॉर्डर नहीं होता और वो अनोनिमस होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये इंडिया है और इधर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है कि ये डिफाइन कर सके कि भाई तेरा साइबर स्पेस यहाँ तक है, मेरा साइबर स्पेस यहाँ तक है। मतलब कोई बॉर्डर है ही नहीं, बॉर्डरलेस है ये। और अनोनिमिटी है साइबर स्पेस में, आप पता नहीं कर सकते कि किसका साइबर स्पेस कितना है। हाँ, आप ये पता कर सकते हैं कि ये एरिया
जीपीएस वगैरह से या फिर आईपी एड्रेस से कि ये किधर लोकेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन है क्या और बेसिकली साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ नथिंग बट प्रोटेक्टिंग अ साइबर स्पेस। जो हमने पहले देखा कि साइबर स्पेस जो है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है, उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। किससे प्रोटेक्ट करना है? अटैक से, डैमेज से, मिसयूज और इकोनॉमिक एस्पियोनेज। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन कौन से प्रोएक्टिव मेजर्स इंक्लूड होते हैं? तो सबसे पहले देखें तो सेफ गार्डिंग इंफॉर्मेशन, देन इक्विपमेंट, कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन। तो इन सब का प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। एंड इट शुड बी स्टोर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन, ensuring their confidentiality, integrity and availability। तो ये जो 3 कीवर्ड हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी नथिंग बट प्रोटेक्टिंग अ साइबर स्पेस विच इज़ अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोटेक्शन फ्रॉम whom? प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक, डैमेज, मिसयूज एंड एस्पियोनेज। उसमें प्रोएक्टिव मेजर्स कौन कौन से एंड प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंटेड किसके लिए? इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने के लिए, इक्विपमेंट को, कंप्यूटर डिवाइसेस को, कंप्यूटर रिसोर्स को, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड फ्रॉम देयर इन अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स जो आपका क्वेश्चन आया था कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये वही है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं, बस उसको नाम याद होना चाहिए कि पहला कंपोनेंट है नेटवर्क सिक्योरिटी, देन गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, डेटा इंक्रिप्शन, security awareness and training, then incident response and management, endpoint protection, identity and access management। इन सब के टर्म्स स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि मेनली है क्या। एंड पॉइंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, डेटा है वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए ताकि आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो, प्रोटेक्शन हो। नेटवर्क की सिक्योरिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस होना चाहिए, सिक्योरिटी अवेयरनेस और ट्रेनिंग होनी चाहिए, देन इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एंड कंप्लायंस होना चाहिए। तो ये मेजर कंपोनेंट्स थे साइबर सिक्योरिटी के। अब हम मेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक डेटा देख लेते हैं। तो 2023 में इंडिया ने 2138 वीकली साइबर अटैक को फेस किया और ये 15% इंक्रीज़ है 2022 के कंपैरिजन में। तो आप देख लीजिए कि इंडिया जो है कितना ही ज़्यादा टारगेटेड नेशन है। जो वीकली साइबर अटैक्स है वो 2000 के आसपास थे अप्रॉक्सीमेटली। और एक दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन है एशिया पैसिफिक रीजन में और फर्स्ट है ताइवान। तो इसलिए हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी वो है जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि आउट ऑफ 193 कंट्रीज मतलब यूनाइटेड नेशंस के आस में जिसमें इंडिया जो है सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन है। सेकेंड मोस्ट टारगेटेड नेशन क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और डेटा जो इंक्रिप्शन है या डेटा प्राइवेसी है या फिर जितने भी लॉज वगैरह हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं इंडिया में। देन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स देयर विल बी अबाउट 1.5 मिलियन जॉब वैकेंसीज इन द साइबर सिक्योरिटी स्पेस बाय द 2025। ऑलरेडी पॉवर्टी है, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें अगर साइबर सिक्योरिटी होगी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे तो 1.5 मिलियन मतलब 1.5 मिलियन जॉब वैकेंसी और होंगी साइबर सिक्योरिटी स्पेस में बाय 2025 एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अप टू दी बेस्ट लेवल और हमारा जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड रहेगा ही। साइबर सिक्योरिटी अगर हम प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो देन डिजिटल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एनफ नहीं है, लोगों को डिजिटल लिटरेट बनाना भी ज़रूरी है। अब जैसे कि यूपीआई आया तो यूपीआई में ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन कुछ लोगों ने लूप होल्स निकाल के यूपीआई में फ्रॉड करना शुरू कर दिया। अब ये फ्रॉड हुए क्यों? क्योंकि डिजिटल लिटरेसी नहीं थी। साइबर सिक्योरिटी कुछ हद तक प्रोवाइड की गवर्नमेंट में, इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने, आरबीआई ने, लेकिन डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना भूल गई गवर्नमेंट, जिसकी वजह से फ्रॉड हुआ है। तो ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ डिजिटल लिटरेसी भी इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन के लिए।
Then according to the report, the active internet base in India is expected to grow to 900 million by 2025. Then the Massachusetts Institute of Technology MIT review cyber defense index 2022-2023 has put India at number 17 position out of 20. तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये क्या हाईलाइट करता है कि इंडिया के लिए साइबर सिक्योरिटी होना कितना इम्पोर्टेंट है और साइबर थ्रेट्स जो हैं वो कितने ही ज़्यादा हैं इंडिया में। सेकंड मोस्ट है, अब 1.5 मिलियन जॉब वैकेंसीज हो जाएंगी, उसके बाद जो मार्केट है वो 900 मिलियन तक इंक्रीज कर जाएगा 2025। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स देखते हैं, ये भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो वैसे तो आपको ये सब पता ही होगा, आपने अपने या तो ग्रेजुएशन में नहीं तो 10th से 11th 12th में नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले है मेलवेयर। मेलवेयर में क्या होता है, वायरस इंक्लूड होता है वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड एडवेयर। ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, आपको बस पता होना चाहिए। देन अगर मान लो एग्जाम में आता है टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट, आप लिखते हो पहला कि मेलवेयर, इट इंक्लूड्स वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर। अगर आपको स्पेसिफिक मतलब भी नहीं मालूम कि वायरस होता क्या है, ट्रोजन हॉर्स है क्या, रैंसमवेयर क्या है, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जैसे ये कीवर्ड्स, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट है ना, आप खुद सोचो 20 मार्कर तो आता नहीं है यूपीएससी में, आता है 10 मार्कर और 15 मार्कर। अब 10 मार्कर आएगा तो यूपीएससी सिर्फ सिंपल टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट जो है वो 10 मार्कर में तो पूछेगा नहीं, पूरा के 10 मार्कर में ये पूछेगा टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, देन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो 5 नंबर में तो आपका टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट हो गया, 5 नंबर में ही हो गया। अब आप साइबर सिक्योरिटी बताओगे या साइबर थ्रेट बताओगे होता क्या है, देन आप बताओगे हाँ मतलब एक पेज मिला इसके लिए, एक पेज मिला आपको वे फॉरवर्ड के लिए। तो एक पेज में आप अगर ये इतने कीवर्ड्स भी लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा और आपको बाकी लोगों की कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मेंस इज नथिंग, मेंस इज जस्ट अबाउट कीवर्ड्स। दूसरा टाइप ऑफ साइबर थ्रेट है रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर में क्या होता है, जो अटैकर है वो डिमांड करता है रैंसम पेमेंट, यूजुअली इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्यों, क्योंकि अनोनिमिटी रहती है, आप ट्रैक नहीं कर सकते कि किधर से ब्लॉकचेन में एंटर हुआ पैसा और किधर गया, इसलिए वो करता है। पहले जब क्रिप्टो करेंसी नहीं थी तो डायरेक्टली कभी कभार बैंक अकाउंट से मांग लिया करते थे, जो घोस्ट अकाउंट्स हुआ करते थे, जो डेड बॉडी मतलब जो डेड पीपल हो जाते थे उनके अकाउंट्स में रैंसम मांगा करते थे। देन फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक्स इन्वॉल्व ट्रिकिंग इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम and passwords. SQL injection attack exploit vulnerabilities in web application that interact with databases. Then social engineering involves manipulation and deceiving individual. तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इन सब में कि मेलवेयर रैंसमवेयर, स्पेसिफिकली दिखा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, मैनिपुलेशन है और डिसीविंग इंडिविजुअल। अब इसको भी मैं बताऊं कि मैनिपुलेशन क्या होता है, डिसीविंग क्या इंडिविजुअल है, तो फिर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। देन ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स टारगेट वल्नरेबिलिटीज़ इन सॉफ्टवेयर डेट आर अननोन टू दी सॉफ्टवेयर वेंडर। अब हम देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की सिग्निफिकेंस है क्या। ऑल्दो यूपीएससी ने अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो ये मेजर 5 सिग्निफिकेंस हैं, इसके अलावा भी और भी सिग्निफिकेंस हैं बट मेजर 5 यही हैं। इन सब के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप भले ही आपको ये याद ना रहे लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल रहे तो आप एग्जाम्पल से ही अपना कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डेटा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रिसेंटली एम्स पे साइबर अटैक हुआ था उसके पोर्टल पे, विच रिजल्टेड इन द एनक्रिप्शन ऑफ अबाउट 1.3 टेराबाइट्स ऑफ डेटा। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल भी याद रह गया कि एम्स पे साइबर अटैक हुआ था और स्पेसिफिकली आपको ये याद भी ना रहे कि 1.3 टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो था वो इनक्रिप्टेड हो गया था, तो उसके बेसिस पे भी आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई साइबर अटैक से प्रोटेक्शन चाहिए, सेंसिटिव डेटा था एम्स में। तो आप ये खुद क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपको ये एग्जाम्पल याद रहा तो। देन सेकेंड सिग्निफिकेंस है प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। इसका एग्जाम्पल है कॉस्मोस बैंक साइबर अटैक 2018। देन थर्ड सिग्निफिकेंस सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी।
ये जो सिग्निफिकेंस है या फिर ये जो ऑब्जेक्टिव है सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, ये इंटरनल सिक्योरिटी के किसी भी टॉपिक में, मनी लॉन्ड्रिंग में, या फिर आप ले लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी में, या फिर आप ले लीजिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, टेररिज्म में, ये जो सिग्निफिकेंस है या ये जो ऑब्जेक्टिव है हर जगह काम कर जाएगा आपका। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेशन शेडी रैट, a notorious operation as early as 2006 and has hit at least 72 organizations, including defense contractors, businessmen worldwide, and government agencies. Then protection of intellectual property rights. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो टॉपिक है ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो आप जब भी अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ रहे हैं तो आप डब्ल्यूटीओ पढ़ें, देन इंडिया के कुछ स्पेसिफिक लॉज पढ़ें। नाम ही बहुत है मेंस के लिए तो, लेकिन डब्ल्यूटीओ आपको डिटेल में पढ़ना ही है फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि हर ऑल्टरनेट ईयर्स एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे। देन फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट ऑफ टेस्ला एंड रिवियन ऑटोमोटिव ओवर ट्रेड सीक्रेट। तो टेस्ला और रिवियन ऑटोमोबाइल कंपनी जो थी उसमें अंदर डिस्प्यूट था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। तो टू अवॉइड सच इंस्टेंसेस साइबर सिक्योरिटी प्लेज अ वाइटल रोल। देन ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एग्जाम्पल क्या है? एम्स जैसे साइबर अटैक्स अगर होते रहेंगे तो नॉर्मल जो पीपल हैं या लोकल पीपल हैं उनका ट्रस्ट डिटेरियोरेट करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। और फिर पेगासिस रो में एरोड ट्रस्ट ऑन डिजिटल वर्ल्ड। अब पेगासिस का इशू सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुना दिया। देन हम चैलेंजेस देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस है क्या। तो आइसोलेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी है। टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है, डाइवर्स होती जा रही है। पहले नॉर्मल टेक्नोलॉजी थी, इंटरनेट था, अब ब्लॉकचेन आ गया, मशीन लर्निंग आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है, डाइवर्स होती जा रही है। देन लैक ऑफ बिजनेस अलाइंड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं। देन रेमिट ऑफ सिक्योरिटी इज़ मच बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज। देन ऑर्गेनाइज एंड एडवांस अटैक्स हैं, यूज़ ऑफ क्या बोलते हैं रैंसमवेयर हो गया, फिशिंग वगैरह हो गया। इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स थे आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन लैक ऑफ क्वालिफाइड सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। अब आपको सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का पता ही है सरकारी बाबू का कि डेटा लिटरेसी तो है ही नहीं इंडिया में, अगर है भी तो बहुत ही माइनर लेवल की है। अगर सिस्टम एक बार के लिए हैंग भी कर जाए तो ये लोग बाहर से प्रोफेशनल्स बुलाते हैं, खुद सही नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या किसी भी गवर्नमेंट उसमें चले जाइए, सब जगह यही हाल है। देन हम गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं कि गवर्नमेंट ने किया क्या है साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या साइबर थ्रेट्स से बचने के लिए। तो कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स हैं और कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और फिर कुछ प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव, देन इंटरनेशनल इनिशिएटिव। हम डिटेल में ही देखते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली इन सब का क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ चुका है यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में। तो लीगल फ्रेमवर्क में सबसे पहले तो है आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 क्या है? लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है किसको? ई डॉक्यूमेंट्स को। और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट ई फाइलिंग एंड ई कॉमर्स अलॉन्ग विद द लीगल फ्रेमवर्क टू मिटिगेट चेक साइबर क्राइम्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। देन नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, ये यूपीएससी पूछ चुका है। देन इसके की फीचर्स क्या हैं? बहुत सारे फीचर्स थे, ये इंपॉर्टेंट 5 फीचर्स मैंने नोट डाउन किए हैं कि साइबर इकोसिस्टम को सिक्योर करना, देन जनरेटिंग एडिक्वेट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द आईटी सिस्टम्स, देन अश्योरेंस फ्रेमवर्क को क्रिएट करना फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, देन 24/7 नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को ऑपरेट करना, देन टू डेवलप सूटेबल इंडिजिनस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़। बाहर की टेक्नोलॉजीज़, बाहर की नेशंस पर ओवर रिलायंस या डिपेंडेंस अच्छी बात नहीं है। देन क्रिएटिंग अ वर्कफोर्स ऑफ 5 लाख प्रोफेशनल्स। हमने देखा था 1.5 मिलियन जॉब वैकेंसी हो जाएंगी, तो 5 लाख प्रोफेशनल्स के लिए वर्कफोर्स क्रिएट करना, तो ये उसी डायरेक्शन में एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। देन कुछ इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क देखें तो NTRO है सबसे पहले, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी दैट डेवलप्स टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ इन एविएशन सेंटर, रिमोट सेंसिंग, data gathering and processing, cyber security, cryptology systems, strategic hardware and software development,
एंड स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग। तो आप देख सकते हैं कि NTRO जो है वो NTRO एजेंसी जो है वो कितने ज़्यादा डाइवर्स सेक्टर्स में फैला हुआ है या डेवलपमेंट कर रहा है। एविएशन में है, रिमोट सेंसिंग, डेटा गैदरिंग, क्रिप्टोलॉजी, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, मॉनिटरिंग में, साइबर सिक्योरिटी में। तो NTRO जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंसी है टेक्निकल। देन नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इट this agency is designated as the national nodal agency in respect of critical information infrastructure protection. Then CERT-IN बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको CERT-IN का पूरा नाम भी याद ना रहना, सिर्फ CERT-IN लिख देना। CERT-IN और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। CERTs are deployed as dedicated bodies for particular task. Example, NIC CERT to counter cyber attacks on NIC. Proposed CERT for financial and power sector, sectoral CERT-IN etc. देन नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर क्रिएट हुआ है PMO ऑफिस में इन 2014। देन गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान, साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम, साइबर स्वच्छता केंद्र, एंड RBI recently issued a deadline for localization of all sensitive data belonging to the Indian users of various digital payment systems. अभी जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, अगर आपको अंदर पता भी नहीं है कि अंडर डिजिटल इंडिया है या फिर IT ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, आप सिंपल ये भी लिख देंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान के प्रोग्राम है, किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, डिजिटल लिटरेसी के लिए। अब कोई भी अगर एक प्रोग्राम आता है तो उसका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पता भी नहीं है तो भी आप लिख सकते हो कि हाँ भाई डिजिटल सिक्योरिटी लिटरेसी की बात होगी, डिजिटल सिक्योरिटी की बात होगी, साइबर सिक्योरिटी की बात होगी, साइबर थ्रेट्स को कम करने की बात होगी। तो आप खुद ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है ना कि गवर्नमेंट ने जो 5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं किसी प्रोग्राम या किसी एक्ट के अंदर वही 5 ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना कि उसका कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होके कुछ और फुलफिल हो जाए। तो ये आपको ब्रॉड सोचना थोड़ा सा। देन इंटरनेशनल इनिशिएटिव में 2 इनिशिएटिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर क्राइम में। अगर प्रीलिम्स में पूछ ले कि बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है तो आप साइबर क्राइम टिक कर देना। UPSC डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिस कन्वेंशन इज रिलेटेड टू और दिस कन्वेंशन वॉज इन न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है वो ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है ऑन द इशू ऑफ साइबर क्राइम, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जितने और भी कन्वेंशंस हैं या रेजोल्यूशंस हैं या प्रोग्राम्स हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसलिए साइबर स्पेस जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर है। और इसी रीज़न की वजह से इंडिया जो है वो सेकेंड टारगेटेड नेशन है, क्योंकि लीगली बाइंडिंग है नहीं। ये कन्वेंशन जो है वो लीगली बाइंडिंग है और सारे कंट्रीज़ ने अभी तक इसको रेटिफाइड नहीं किया, कुछ ने तो साइन तक भी नहीं किया। और सेकेंड है ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, इट वॉज लॉन्च बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, राव इंद्रजीत सिंह कमेटी और गुलशन राय कमेटी। अब राव इंद्रजीत कमेटी ने साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और राउट टू प्राइवेसी पर कुछ की रिकमेंडेशन दी थी जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो उनका टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब भाई आपने कोई कमेटी बैठाई, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी तो कम से कम उसको इम्प्लीमेंट तो करो। देन पीरियोडिक रिवीजन हो डोमेस्टिक लॉस का, जैसे IT एक्ट 2000 है, ये 2000 में बना, चल रहा है 2024। अब कितना डेवलपमेंट हो गया टेक्नोलॉजी के अंदर, आप उसी एक्ट को अभी भी लेके बैठे हो। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हमें अपने लॉस को भी अपडेट करते रहना होगा। देन नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी सेम 2013 बनी थी। अब जैसा कि मैंने बोला कि टू मीट दी चेंजिंग डिमांड्स ऑफ दी चेंजिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो आप अपने लॉस चेंज करते रहो ताकि आप पीछे ना रहते जाएं। देन डेटा सिक्योरिटी हो, एक्सपेडिशियस फाइनलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ द ड्राफ्ट पर्सनल डिजिटल प्रोटेक्शन बिल 2019। रिसेंटली ये भी शायद अभी इसको असेंट वगैरह मिला है या नहीं मिला, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी ये बन चुका है। ये 2-3 बार वापस गया पार्लियामेंट में, देन जॉइंट कमेटी के पास गया, सेलेक्ट कमेटी के पास गया, इसने बहुत साल ले लिया आने में। देन ऑपरेशनलाइजिंग साइबर पॉलिसी, अ मोर डिटेल प्लान ऑफ एक्शन शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑपरेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। देन पीरियोडिक रिवीजन होना चाहिए डोमेस्टिक लॉस का।
सच अच्छा, ये सेम पॉइंट ऊपर से नोट हो गया, सॉरी, डेटा सिक्योरिटी वाला। देन डिजिटल लिटरेसी और डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रोग्राम्स बनाना ज़रूरी तो है ही, लेकिन लोगों को डिजिटली लिटरेट करना भी ज़रूरी है ताकि साइबर थ्रेट्स लोकल लेवल पर वो खुद कम कर सकें। और डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, ये ना कि इंडिया का डेटा बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जाके स्टोर हो रहा है और वो उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा, आप अगर मान लो गूगल पर सर्च करा आपने, नाइकी के शूज़ आपने सर्च किए, तो जैसे ही आप अगर मान लो कोई दूसरी वेबसाइट खोल रहे हो तो नाइकी के शूज़ के एडवर्टीजमेंट आने लग जाएंगे। तो ये आपका डेटा ब्रीच ही है और कुछ नहीं है। तो ये हमने देखे थे कुछ वे फॉरवर्ड्स। तो हमने सबसे पहले PYQs देखे इसके। PYQs में कुछ नहीं, मेजर्स पूछता है, टाइप पूछता है, की एलिमेंट्स क्या हैं और साइबर थ्रेट्स क्या हैं, और मेजर्स तो ज़रूरी हैं। दैन जो आगे जो गवर्नमेंट के मेजर्स थे वे फॉरवर्ड थे, आपको मतलब आप क्रैम कर लो, वो बेटर है। देन हमने साइबर स्पेस देखा, साइबर सिक्योरिटी कुछ नहीं है, साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है। देन हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे, इनका नाम बहुत है, याद करना। डेटा फॉर मेंस, 5 में से कोई भी 2 से 3 डेटा, 2 डेटा फॉर 10 मार्कर, 3 डेटा फॉर 15 मार्कर, मैक्स टू मैक्स, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं रखना है। देन साइबर थ्रेट्स के टाइप्स, इनके बस नाम याद हों तो ठीक है। देन सिग्निफिकेंस देखा, इसमें एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स याद होंगे तो आप ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। देन चैलेंजेस, वही चैलेंजेस होंगे जो डिजिटल एजुकेशन में होगा, डिजिटल लिटरेसी में होगा। मतलब अगर किसी भी एक सेक्टर में चैलेंज है, वो दूसरे सेक्टर का चैलेंज क्रिएट करके बना दो आप। एग्जामिनर को थोड़ा ना मालूम कि भाई ये चैलेंज होगा या नहीं होगा, वो थोड़ा ना बोलेगा रूम में बैठा बैठा नहीं भाई ये चैलेंज नहीं है। आप चैलेंज क्रिएट करो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो चैलेंज ही है, मशीन लर्निंग है चैलेंज ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये चैलेंज ही है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव तो कुछ ना कुछ होगा ना। अब नेगेटिव आपको नहीं मालूम तो लिख दो, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी बना के लिख दो, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। अब हर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। अभी जैसे जैसे टाइम पास होगा, एवोल्यूशन होगा, तब जाके पता चलेगा कि नेगेटिव है। तो जैसे आपने देखा होगा UPSC प्रीलिम्स में अगर कोई भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है और पूछता है कि इस टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है, तो जनरली आंसर उसका ऑल ऑफ दी अबव होता है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी इमर्जिंग है। अब मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज अगर कुछ काम नहीं हो पा रहा, हो सकता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद वो काम हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, तो UPSC का जो आंसर है वो तो गलत हो जाएगा ना। तो UPSC जो है वो बहुत ही ब्रॉड वे में सोचता है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में सोचना है, दिमाग खोल के सोचना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसका चैलेंज क्या होगा। हो सकता है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भाई हेल्थ केयर सेक्टर में दिक्कत हो, कैसे होगा कि भाई डेटा डिजिटाइजेशन कर रहे हैं हम, तो हो सकता है डेटा ब्रीच हो जाए। एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मान लो हम पढ़ा रहे हैं राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है, और भाई वहाँ पे फिर एनवायरनमेंट का लेक्चर कोई चालू कर दे हैक करके, है भाई चैलेंज। पटना वाला तो याद ही होगा आप सबको, रेलवे स्टेशन वाला, वैसा ही बोल रहा हूँ। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे, कुछ लीगल फ्रेमवर्क देखे हमने, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखे और प्रोग्राम्स देखे। देन इंटरनेशनल इनिशिएटिव में बुडापेस्ट कन्वेंशन और ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी। फिर हमने कुछ वे फॉरवर्ड देखे। तो आज ख़त्म होता है हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद कल हम देखेंगे अपना मनी लॉन्ड्रिंग एंड डेट प्रिवेंशन, और ये 2 टॉपिक, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग। इन दोनों से ज़्यादा PYQ आए नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे टॉपिक्स हैं। तो कल हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हमारा बस ये सिक्योरिटी चैलेंजेस और ये बचेगा। ये दोनों भी हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, या फिर जहाँ तक हो सकता है बॉर्डर एरियाज़ में शायद 2 लग जाएँ। तो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसी से 1 PYQ आया है जहाँ तक मुझे याद है, और इनसे भी शायद 1 PYQs ही आए हैं। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। तो हमारा एक और चैनल है एंथ्रो पाठशाला, इसमें हमारा पेपर नंबर 2 हमने शुरू किया है, और यूनिट नंबर 5.1 इसमें शुरू हो चुकी है।
तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेना जिस जिस लोगों का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। और अगर आपने कहीं और से कोचिंग ली है तो उसके बाद भी आप दे सकते हैं, ये आपके लिए रिवीजन की तरह काम करेगा। इसमें सारे VYQs और बेसिक कंटेंट है इस चैनल पे भी। और अब हमारा इसी चैनल पर यूपीएससी विद मी पे करंट अफेयर मंथली मैगजीन जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी पॉलिटी का लेक्चर जो है वो आज या कल में पढ़ जाएगा। तो करंट अफेयर्स जो मंथली हैं वो भी हो गए हैं, और जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं जिसमें कोई इंपॉर्टेंट होता है, ऑल्दो वो मंथली करंट अफेयर्स में हो जाएगा, उसके हमने शॉर्ट्स डालना शुरू कर दिए हैं। तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें एंड स्टे ट्यून्ड विद बोथ ऑफ दीज चैनल्स फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।